नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार निराला आप सबके सामने व्याकरण का एक चैप्टर लेके आया हूँ, जिसे हम लोग देखेंगे। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं सभी लोग? अच्छा, तो आप लोगों से हम क्या कर रहे हैं, बातचीत किए, आप लोगों का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं बोल करके, और आप लोग बता रहे हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं। तो हमारे और आपके बीच जो बातचीत हो रही है, जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, भाव में विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है, इस अभिव्यक्ति के साधन को क्या कहेंगे बताइए आप लोग? अच्छा, भाषा, इसको क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। ठीक, तो भाषा के बारे में हम लोग देखते हैं। भाषा, ठीक। और भाषा में हम लोग कौन सी भाषा को देखेंगे? हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा को देखेंगे। ठीक, भाषा पहले क्या है देखते हैं। भाषा जो है भाव एवं विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है? भाषा जो है भाव एवं विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब हम अपने भाव में विचार को लिखकर, बोलकर या सांकेतिक रूप से किसी के सामने प्रकट करते हैं और वह हमारे भाव और विचारों को समझता है और उसके भाव और विचारों को हम समझते हैं, तो इस प्रक्रिया में अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक, और ये जो भाषा है भाष धातु से बनी है, भाष धातु से। और भाष धातु का क्या अर्थ होता है? बोलना या कहना। बोलना या कहना। जब हम अपने अभिव्यक्ति को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं और इस व्यक्त करने का जो माध्यम है उसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा बहुत सी हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये सब क्या हैं? भाषाएं हैं। तो हम लोग को सभी भाषाओं से मतलब नहीं है, हम लोग हिंदी भाषा के छात्र हैं और हम लोग तो हिंदी भाषा जानना है। ठीक, तो हम लोग पहले भाषा समझ लिए, भाषा क्या है समझे, और भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा को परिभाषित करना एक कठिन काम है, फिर भी व्याकरणविदों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो हम लोग देखते हैं कि भाषा जो है कि भाषा की परिभाषा कुछ देख लेते हैं। तो भाषा विज्ञान के या भाषा व्याकरण के जो एक आचार्य हैं जिनका नाम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना है, वह कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा व्यक्ति परस्पर विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर
बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा व्यक्ति परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ठीक, जिन प्रतीकों द्वारा, जिन सर्वमान्य चिन्हों द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं, इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति, भाषा की प्रकृति को देखते हैं। भाषा की प्रकृति से तात्पर्य है भाषा के गुण, स्वभाव, महत्व से है, विशेषता से है। भाषा की प्रकृति से मतलब उसके गुण, स्वभाव, विशेषता से है। तो भाषा की प्रकृति क्या है उसी को समझते हैं। भाषा जो है बहते हुए नदी के नीर की तरह है, जो एक जगह नहीं है, जो हमेशा चलता रहता है, चलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। एक तो भाषा जो है क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा जो है परिवर्तनशील है। और भाषा का एक और विशेषता है कि भाषा की एक और विशेषता है कि यह परंपरागत और अर्जित होती है। देखते हैं कैसे परंपरागत और अर्जित होती है। जैसे हम जिस हिंदी भाषी प्रदेश में जन्म लिए हैं, वहाँ के घरों में, वहाँ के आसपास समाज में हम लोग भोजपुरी और हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी और भोजपुरी को सीखने के लिए हम लोग को विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। परंपरा द्वारा, बोलचाल में, समाज द्वारा हम लोग सीख जाते हैं। लेकिन जब हम स्कूलों में जा कर के उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि को सीखते हैं तो उसे हम लोग अर्जन करते हैं, अर्जित करते हैं अपने दम से, अपने कौशल से, अपने ज्ञान से। तो इस प्रकार जो है ये भाषा कैसी हो सकती है? परंपरागत भी और अर्जित भी इसका स्वभाव है। ठीक, भाषा क्या है? भाषा कुछ संकेतों की व्यवस्था है। क्या है? सर्वमान्य संकेतों की व्यवस्था है। संकेतों की व्यवस्था है जो चलती आ रही है। जैसे हम लोग घोड़ा को घोड़ा कहते हैं तो क्यों कहा जाता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इस पे विचार नहीं किया जाता है। यह मान लिया गया है, सभी लोग इसको मान रहे हैं। ठीक, भाषा क्या है? इस भाषा के द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण होता है। ज्ञान विज्ञान जब भाषा लिखित रूप में नहीं थी तो मौखिक रूप में हम लोग के पूर्वज जो है अपने ज्ञान को, अपने कौशल को बोल करके एक दूसरे से बताते थे, पहुंचाते थे दूसरे तक। और इस प्रकार से मौखिक रूप से जो है ज्ञान का हस्तांतरण होता था। जब ताम्रपत्र, भोजपत्र, शिलालेख आदि आए तो उस पर लिख करके हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान कौशल को हस्तांतरित किया। और आज जो है तमाम विभिन्न टेक्नोलॉजी के युग में मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से जो है भाषा द्वारा बहुत से ज्ञान विज्ञान का हस्तांतरण किया जा रहा है, लोग समझ रहे हैं। तो भाषा की प्रकृति ये भी है कि परिवर्तित होती रहती है। और भाषा का भेद अब देखते हैं कि भाषा की प्रकृति के आधार पर इसके जो है भेद कितने हैं।
भाषा के भेद। तो भाषा के भेद देखते हैं हम लोग। पहले जो है मौखिक रूप इसका सामने आता है, मौखिक रूप, भाषा के रूप पढ़ लेते हैं, मौखिक रूप। दूसरा क्या है? लिखित रूप। और तीसरा क्या है? सांकेतिक। मौखिक रूप क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को हम लिखित रूप में समझते हैं तो इसको क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। और जब हम अपने भाव में विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा बोले हुए भाव में विचारों को जब हम समझते हैं तो इसको क्या कहते हैं? मौखिक रूप, यानी मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक, मौखिक भाषा, सॉरी ये रूप लिख दिया गया है, ये रूप नहीं, इसको भाषा लिखिए। देखिए, तो अब क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? हम लोग सभी लोग यात्राएं करते हैं, यात्रा करते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं ट्रैफिक में लाल, पीली, हरी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। ये जो है बत्तियाँ कुछ कहती हैं, ना ही वो मौखिक रूप में ना लिखित रूप में, लेकिन उनका प्रकाश जो है हमको कुछ संकेत करता है। ठहरिए, रुकिए, आगे बढ़िए, देखिए। इसी तरह से हम लोग एम्बुलेंस को देखे हैं। स्कूल में चपरासी द्वारा जो घंटी बजाई जाती है वो भी कुछ कहती है कि प्रार्थना करने का समय हो गया, हमारे हिंदी पढ़ने का समय हो गया, विज्ञान पढ़ने का समय हो गया। तो ये ध्वनि संकेत भी एक तरह का भाषा है। जब एम्बुलेंस चलती है तो उससे आवाज़ होता है, उसके ऊपर बत्ती लगी होती है, उसको देख करके लोग समझ जाते हैं कि भाई रास्ते को खाली करना है, किसी व्यक्ति की जान खतरे में है, इसलिए इसको जाने देना चाहिए। तो इसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर भाषा के विविध रूप। प्रयोग के आधार पर भाषा के विविध रूप। ठीक, प्रयोग के आधार पर भाषा के विविध रूप होते हैं। इसमें जो है पहला बोली है। ये बोली क्या है? बोली वह रूप है, वह भाषा का रूप है जो हम अपने घरों में, अपने आस पड़ोस प्रयोग करते हैं और एक सीमित क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बोली कहा जाता है। ठीक, और दूसरी होती है परिष्कृत भाषा। परिनिष्ठित भाषा, ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा क्या है? परिनिष्ठित भाषा वह भाषा का रूप है जो बोली का ही शुद्ध रूप, यानी जब बोली का विकास होता है, बोली विकसित रूप का अपने विकास के द्वारा अपना रूप परिमार्जित कर लेती है तो वह परिनिष्ठित बनती है। और परिनिष्ठित भाषा जो है व्याकरण के नियमों से बंध जाती है। ठीक, और परिनिष्ठित भाषा का व्याकरण होता है और यह जो है रचना संसार से परिपूर्ण हो जाती है। इसमें तमाम लेखक, तमाम रचनाएं हो जाती हैं और इसीलिए इसको जो है परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है और ज़्यादा जनता द्वारा यह व्यवहृत होने लगती है। बोली जैसे जो है कभी हमारा ब्रज भाषा या अवधी कभी बोली थी और बाद में अपरिमार्जित होकर क्या बन गई? परिनिष्ठित भाषा बन गई। क्या बन गई? यही परिनिष्ठित भाषा बन गई।
ठीक। और जो है तीसरा होता है आपका राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा क्या है? राजभाषा वह भाषा है जो देश के जनता द्वारा शिक्षा, शासन, प्रशासन और सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। क्या है यह राजभाषा? शिक्षा, शासन, प्रशासन और सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। आज हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत के संविधान द्वारा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई और इसे राजभाषा घोषित की गई। और इस हिंदी से पहले भी अपभ्रंश, जब अपभ्रंश था उसके पहले जाएंगे तो शुरू से हम देखते हैं तो संस्कृत था, पाली था, प्राकृत था, फिर अपभ्रंश हुआ, वट हुआ। तो ये भी अपने समय में ये राजभाषाएं थीं, लेकिन बाद में ये जो है जैसा जैसा देश का राजा सत्ता होता है, देश की सत्ता होती है, वह अपने अनुसार राजभाषा और जनता के परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो जब जो है मुगलों का शासन आया तो उस समय हमारे यहाँ फारसी जो है राजभाषा के पद पर आसीन हो गई। उसके पहले जाएंगे तो जिस समय देववाणी का या संस्कृत भाषा का बोलबाला था वैदिक काल में, तो उस समय वैदिक काल में राजभाषा के पद पर कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। उसी तरह बौद्ध के समय में, महावीर के समय में आएंगे तो देखेंगे क्रमशः पाली और प्राकृत जो है राजभाषा के पद पर आसीन हुई। और इधर आएंगे तो मुगल अकबर के समय में जो है फारसी हुई, और उसके बाद जो है इस समय जो है हिंदी है जो हमारी राजभाषा है। ठीक। और इसके बाद एक राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा क्या है भाई? देश के बहुसंख्यक जनता जिसके द्वारा विचार विनिमय करती है परस्पर, उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और यह राष्ट्रभाषा जो होती है देश को भावात्मक सूत्र में बांटती है। हर प्रदेश की भाषा बोली अलग अलग होते हुए भी हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन संग्रामों में जो राष्ट्रभाषा बनी वो हिंदी ही बनी। सबको एक सूत्र में भावात्मक रूप से बांधने का काम जो है हिंदी ने किया। इसलिए जो है हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा भी है। तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश की सभी जनता को परस्पर भावात्मक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है, वह राष्ट्रभाषा होती है। बहुसंख्यक जनता द्वारा जो प्रयोग की जाती है, व्यवहृत की जाती है। ठीक। एक होती है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो एक दूसरे राज्य को एक दूसरे राज्य से जोड़ती है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है, और एक जो है द्वीप को दूसरे द्वीप से जोड़ती है। वह जो है संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे केरल का व्यक्ति जो है अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी वहाँ की मान लीजिए भाषा है, केरला है, और हमारे यूपी की भाषा जो है हिंदी है, भोजपुरी है, अवधी है। तो जब संपर्क स्थापित करना होगा तो जिस भाषा को दोनों राज्य के लोग समझते हैं, जिसमें विचार विनिमय करेंगे, संपर्क करेंगे जिसके द्वारा, उसको क्या कहा जाएगा? संपर्क भाषा। जैसे इंग्लिश में दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इंग्लिश क्या कहलाएगी वहाँ के लिए? संपर्क भाषा वहाँ के लिए होगी। अब एक होती है मानक भाषा। मानक भाषा। हमारा देश विविधताओं से पूर्ण है, परिपूर्ण है। यहाँ पे विविधताएं पाई जाती हैं, तमाम तरह की बोलियां पाई जाती हैं और भाषाएं पाई जाती हैं। तो हिंदी जो भाषा है उसके भी उपभाषा हैं, उसके भी कई रूप हैं, और उन सब में को जो है एक
निश्चित आकार देने के लिए, मानकीकरण करने के लिए जिस एक का चयन किया जाता है, जो व्याकरण के नियमों से बधी रहती है, उसको हम लोग मानक भाषा कहते हैं। और उसी के आधार पर जो है कोशिश किया जाता है कि सभी लोग व्यवहार करें। तो मानक भाषा हमारे देश की जो है खड़ी बोली को माना गया है। और यह खड़ी बोली जो है दिल्ली के आसपास सहारनपुर, मेरठ में बोली जाती है और इसे ही मानक भाषा का दर्जा दिया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं भाषा के उत्पत्ति के बारे में। भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति जो है अल्पकालिक क्रिया नहीं है और एकाएक नहीं हो गई है, बल्कि यह बहुत वर्षों के बाद परिवर्तित होते होते जो है हमारी हिंदी भाषा बनी है। तो हिंदी भाषा कहाँ से शुरू हुई है, कैसे हिंदी बनी है, इसको हम लोग देखते हैं। तो व्यक्ति जो है समाज में रहता है और हमारे भारत देश में संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है और यह भारतीय लोगों के द्वारा व्यवहृत होती थी। और संस्कृत का अनुमान है कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व संस्कृत व्यवहार में प्रयोग की जाती थी और उसी से धीरे धीरे जो क्रमशः हिंदी का विकास हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे विकास हुआ है। तो संस्कृत ही हिंदी भाषा की आदि जननी है। तो इसको समझने के लिए इस पूरे 3500 वर्ष के समय को हम लोग काल विभाजन करके देखते हैं कि कैसे कैसे किस काल में कौन सी भाषा कैसे विकसित हुई है। तो भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन। पहले जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आई। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आती है। उसके बाद से जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आती है। उसके बाद से जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है कब से कब तक रहा है, इसको देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय जो है आर्य भाषा का जो समय है यह जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है 500 ईसा पूर्व से, कब से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है।
और आधुनिक आर्य भाषा जो है, भारतीय आर्य भाषा कब से है? 1000 ईस्वी से आज तक। ये रहा हम लोग का भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन। अब हम लोग इसको एक एक को देखते हैं, एक एक को अलग अलग देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से भाषा इसमें आती है। ठीक, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आता है। क्या आता है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आता है। अब वैदिक संस्कृत कब से कब तक है और लौकिक संस्कृत कब से कब तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का काल है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या है? वैदिक संस्कृत है। और इस वैदिक संस्कृत में जो है वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन आदि लिखे गए और उनकी रचनाएं हुई। और लौकिक संस्कृत का समय जो है 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। 500 ईसा पूर्व तक है। कब तक है? 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत में क्या हुआ? लौकिक संस्कृत जो है इसमें रामायण महाभारत कहलाता है। रामायण महाभारत की रचनाएं हुई और वाल्मीकि जी आदि कवि इसी काल के अंतर्गत हैं, उन्होंने इसी में अपनी रचनाएं रखी। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब शुरू होती है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो जो ये जो लौकिक संस्कृत है, हम पहले ही बता चुके हैं कि हर भाषा का दो रूप होता है। एक साहित्यिक रूप होता है और एक इसका बोलचाल की भाषा वाला रूप होता है। तो जो लौकिक साहित्य संस्कृत था वह धीरे धीरे जो है उसका रूप में परिवर्तन हुआ, बोलचाल की भाषा में जो परिवर्तित हुआ, जो इसका रूप बना हुआ जो है पाली बना। पाली बना और यही जो है पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की पहली भाषा कही जाती है, पाली। और देखते हैं इस पाली का समय क्या है। पाली इसे मिटा देते हैं, इसके आगे बताते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पहला जो है लौकिक साहित्य का ही जो रूप परिवर्तित हुआ, क्या बना? पाली। और पाली भाषा का काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। 1 ईस्वी तक क्या है? पाली है। पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म की भाषा है और इसमें बौद्ध वचन जो है संग्रहित किए गए, लिखे गए। और त्रिपिटक, धम्मसूत्रक, अभिधम्मसूत्रक, विनय पिटक और जातक कथाएं जो हैं इस पाली भाषा में हैं। और इस पाली भाषा का भी जब रूप परिवर्तित हुआ तो जो है पाली के बाद प्राकृत बना। प्राकृत बना। और प्राकृत का समय देखते हैं कब से कब है। प्राकृत जो है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक है। 500 ईस्वी तक है। और यह जो है जैन धर्म की भाषा है। इसमें जो है महावीर स्वामी और जैन धर्म आदि के संग्रह रचनाएं इसमें मिलती हैं। और इसके बाद जब प्राकृत का भी रूप परिवर्तित हुआ तो आपका अपभ्रंश बना। ठीक।
और अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। और अपभ्रंश में तमाम रचनाएं रची गई और लिखी गई। अपभ्रंश का अर्थ क्या है पहले समझते हैं। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप। और जब यह अपभ्रंश जो है और आगे बढ़ा तो अवहट्ट हुआ, और उस अवहट्ट के बाद जो है आपकी हिंदी आई। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में उसी अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और अपभ्रंश, हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी जो है अवहट्ट है, और वो अवहट्ट से हिंदी बनी। तो आज जो है इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में का समय तो 1000 ईस्वी से आज तक है। अब इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां भाषाएं आती हैं, तो इसमें जो है बांग्ला, असमिया, हिंदी, आदि आती हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि अपभ्रंश के कई रूप हैं और उन अपभ्रंशों से कैसे कैसे हिंदी निकली है। अपभ्रंशों से कैसे कैसे हिंदी निकली है। अपभ्रंश और अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली हिंदी देखते हैं। तो अपभ्रंश के प्रकार। अपभ्रंश जो है उत्तर भारत में 7 प्रकार का प्रयोग किया जाता था, और इसी अपभ्रंश जो है हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका आता है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा जो है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश है। तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश है। अर्धमागधी अपभ्रंश है। चौथा पैशाची अपभ्रंश है। पांचवा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। छठवां जो है खस अपभ्रंश है। सातवां जो है ब्राचड़ अपभ्रंश है। ब्राचड़ अपभ्रंश। तो इन्हीं अपभ्रंशों से हिंदी और उसकी बोलियां निकली हैं। तो देखते हैं किससे कौन सी बोली निकली है। तो सौरसेनी अपभ्रंश जो है सूरसेन मथुरा के आसपास बोला जाता था, और यह मध्य देश की भाषा थी उस समय अपभ्रंश काल में। और इसी से जो है हमारा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। और जो मागधी अपभ्रंश है ये मगध प्रदेश में बोला जाता था, और मगध जो है बिहार में पड़ता है, पाटलिपुत्र मगध। तो उस स्थान पे बोला जाता था, और मागधी से, मगध के वजह से ही इसका नाम मागधी अपभ्रंश पड़ा है। और इसी मागधी से जो है हमारी पूर्वी हिंदी निकली है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है?
अर्धमागधी जो है, इससे जो है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी यानी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ी यानी ये जो है पूर्वी हिंदी है और इन तीनों का विकास हुआ है। और जो है मागधी अपभ्रंश मगध, वहाँ पे जो है पूर्वी हिंदी बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो मैथिली है, मैथिली मगही और भोजपुरी बोली का विकास हुआ है। और जो पैसाची अपभ्रंश है, इसका क्षेत्र जो है पंजाब, पाकिस्तान आदि है। और यह जो है इससे जो है लहंडा पंजाबी बोलियों का विकास हुआ है। और जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, यह महाराष्ट्र में बोला जाता था। इसी से हमारी हिंदी में जो है मराठी हिंदी निकली है। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और जो है पंजाबी गुरुमुखी में, और लहंडा जो है इसकी भी लिपि अब जो है गुरुमुखी हो गई है, पहले इसकी लिपि लंडा लिपि थी। खस जो है अपभ्रंश जो है क्या है, खस से पहाड़ी भाषाएं निकली है, पहाड़ी बोलियां निकली है, पहाड़ी हिंदी जिसको कहते हैं, इसी से निकली है। अब ब्राह्मण अपभ्रंश जो है, यह जो है हरियाणा, हिसार आदि के पास बोले जाने वाली जो है सिंधी भाषा है। सिंध देश में बोली जाने वाली सिंधी बोली जो है इससे निकली है। ब्राह्मण अपभ्रंश से कौन सी? सिंधी निकली है। ठीक। अब अगर देखा जाए इसमें से हम लोग देखते हैं तो पश्चिमी, अब इसको अलग अलग देखते हैं कौन कहाँ बोली जाती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको जो है एकदम उच्चतम बिंदु पर, इन बोलियों को उच्चतम बिंदु पर पहुंचाने वाले कौन इसके कवि शिरोमणि हैं, कवि लेखक हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, अब देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं, फिर अलग अलग देखते हैं। ये अभी हम लोग अपभ्रंश में देख रहे थे। अब अपभ्रंश के बाद जो है हम लोग आधुनिक हिंदी में आते हैं। तो आधुनिक हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे हमारी हिंदी और हिंदी की उपबोलियां, बोलियां, तो हिंदी में हमारी जो है पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। अगर हम लोग पूर्वी हिंदी की बोलियों को अगर याद करना चाहते हैं तो अ ब छ करके भी याद कर सकते हैं, ए बी सी करके भी याद कर सकते हैं। ए बी सी बराबर पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब जो है पश्चिमी हिंदी आती है। पहले देखते हैं अवधी। अवधी कहाँ बोली जाती है? अवधी जो है अवध प्रांत में बोली जाती है। अयोध्या, बाराबंकी, फैजाबाद, इलाहाबाद, प्रयागराज आदि के आसपास बोली जाती है। बघेली बघेल प्रदेश में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ की जो है बोली है, जो सरगुजा आदि जिलों में बोली जाती है। अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में जो है ब्रज,
बांगरू, बुंदेली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, कनौजी। कनौजी बोली आती है। ब्रज जो है मथुरा, सुरसैन और आगरा आदि के आसपास बोले जाता है, कानपुर, उन्नाव। और बांगरू जो है यह हरियाणा, हिसार, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में बांगरू बोली का प्रयोग किया जाता है। बुंदेली जो है बुंदेलखंड, झांसी जिला के आसपास बोली जाती है और रीवा में भी कुछ। और ये जो खड़ी बोली है ये मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली आदि के आसपास बोली जाती है। कनौजी कन्नौज में बोली जाती है। अब देखते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी, भोजपुरी आती है। और पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली आदि ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। एक और रूप है हिंदी का राजस्थानी हिंदी। स्थानीय हिंदी, इसके अंतर्गत जो है जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी बोलियां आती हैं। तो ये रहा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और एक उर्दू हिंदी का मिला जुला रूप है जिसको जो है बहमनी प्रदेश में दक्षिण भारत के शासकों द्वारा, सुल्तानों द्वारा प्रयोग किया गया, विकसित किया गया, जिसको दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना जाता है। उसको भी देखते हैं। दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, यह जो है हिंदू उर्दू का मिला जुला रूप है दक्षिणी हिंदी। इसमें जो है मुल्ला बजही, सबरस आदि इसके लेखक हुए हैं। सबरस उनकी रचना है मुल्ला बजही की। अब देखते हैं अवधी जो है, अवधी के सर्वश्रेष्ठ कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं, जो रामचरितमानस की रचना करके हिंदी साहित्य को एकदम उच्चतम बिंदु पर ले गए। और जो है ब्रज भाषा के कवि शिरोमणि सूरदास जी हैं, जिनकी रचनाएं और आज भी जिनके पद जो है कवियों के कंठहार बने हुए हैं। और बांगरू हरियाणा में बोली जाने वाली बोली है। अब बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। और यहाँ यह प्रसिद्ध किसके लिए है, किस लिए जानी जाती है, तो इसी बुंदेली में जो है आल्हा रुदल नाम के दो सेनापति थे, उनकी वीरगाथा को है बुंदेली में ही लिखा गया है। परमाल रासो जिसको कहा जाता है, आल्हा खंड जिसको कहा जाता है, वही इधर ही की बोली है। और खड़ी बोली जो है दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर के आसपास की बोली है, जो आज मानक भाषा बनी हुई है। और इसमें तो कहना ही नहीं कि इसका विकास कैसे कैसे जो है भारतन युग के बाद सबसे ज़्यादा इसका विकास द्विवेदी युग और क्षयवाद में हुआ है। कनौज में बोली जाती है। मैथिली हम लोग पढ़ते आए हैं, एक कवि जिनका नाम जो है विद्यापति है, जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। और विद्यापति पदावली उनकी रचना है, उसी रचना के आधार पर जो है इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है।
और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं विद्यापति। मगही मगध प्रदेश की भाषा है और भोजपुरी का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। और आज इंटरनेट सिनेमा आज के युग में भोजपुरी अपना परचम लहरा रही है और बहुत सी फिल्म आदि भोजपुरी में बन रहे हैं। और भोजपुरी को तो 8वीं अनुसूची में भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है, लेकिन देखिए कब तक रखा जाएगा, कब तक शामिल होगी। और भोजपुरी का जो है क्षेत्र क्या है, बहुत ही विस्तृत है। भोजपुरी भोजपुर, छपरा, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर, जौनपुर के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और भोजपुरी के बहुत से कवि हुए हैं जो प्रसिद्ध हैं। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के जो है कवि कहे जाते हैं। उनका नाटक विदेशिया नाटक एकदम चर्चित नाटक है। और भोजपुरी का उत्थान करने में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि ने भी योगदान दिया है। पहाड़ी हिंदी, ये गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल आदि के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। और राजस्थानी हिंदी जयपुरी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी को कहा जाता है। दक्षिणी हिंदी बता ही चुके हैं, उर्दू और हिंदी का मिला जुला रूप है। अब देखते हैं कि नामकरण इसका क्या है, किसने किसका नामकरण क्या किया। तो नामकरण के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन से कवि किसका नामकरण किए, कौन से लेखक ने क्या नामकरण किया है। तो जो यहाँ, एक मिनट इसको मिटा के फिर बताते हैं। बोली और नामकरण करता, ये रही बोली और इसके नामकरण करता, करण करता। अभी हम लोग तमाम बोलियों को पढ़े हैं, देखे हैं और इन्हीं बोलियों के नामकरणकर्ताओं के बारे में देखते हैं। तो कौरवी, कौरवी कौरवी जो है ये अवधि का ही एक नाम है। और कौरवी नाम किसने दिया? पंडित राहुल सांकृत्यायन। कौरवी का नाम कौरवी किसने दिया? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। राजस्थानी बिहारी, इन दोनों का नामकरण करता जो है जॉर्ज ग्रियर्सन है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। सबसे रामचंद्र शुक्ल से पहले इन्होंने लिखा एक इतिहास और इन्होंने करतल तासी के बाद लिखा था। और बिहारी हिंदी का नाम जो हम लोग सुनते हैं, इसका जो है नामकरण किसने किया उसको देखते हैं। तो बिहारी का नामकरण भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन। और बंगला भोजपुरी देखते हैं पहले। भोजपुरी का नामकरण जो है रेमैंड है। रेमैंड भोजपुरी का नामकरण किसने किया? रेमैंड ने किया। और मैथिली का नामकरण कोलब्रुक्स ने किया है। और बांग्ला का ईश्वर चंद्र गुप्त। बांग्ला का जो है नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। मैथिली का नामकरण कोलब्रुक्स ने किया। भोजपुरी का रेमैंड, बिहारी का जॉर्ज ग्रियर्सन और राजस्थानी का जॉर्ज ग्रियर्सन और कौरवी का जो है राहुल सांकृत्यायन।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर अगले टॉपिक में हम लोग पूरे व्याकरण को देखेंगे।